नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की श्रृंखला में 14वीं पुतली प्रबोधवती की कथा में आप सभी का स्वागत है। 14वें दिन फिर नया उत्साह संजोकर राजा भोज सिंहासन के निकट पहुँचे। जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़े, सिंहासन की 14वीं पुतली हंसती हुई उनके सामने प्रकट हो गई और उनका रास्ता रोकते हुए बोली, राजा भोज, आगे मत बढ़ना, पहले मेरी एक कथा सुन लो और उसे सुनने के बाद ही तुम यह निश्चित करना कि तुम सिंहासन पर बैठने के लायक हो या नहीं। यह कहकर पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य की एक कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य राज्य की व्यवस्था देखने के लिए अक्सर रात को भेष बदलकर राज्य के किसी न किसी हिस्से में पहुंच जाया करते थे। वे इस बात को देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखते थे कि प्रजा पीड़ित तो नहीं, राज्य के अधिकारीगण उन्हें सताते तो नहीं हैं, कोई भूखा तो नहीं सोया, कहीं कोई चोरी चकारी की घटना तो नहीं हो रही है। एक रात वे नगर में भ्रमण कर रहे थे। नगर भ्रमण करते करते अचानक उनकी नज़र गली के एक नुक्कड़ पर बैठे 4 व्यक्तियों पर पड़ी जो आपस में राय सलाह कर रहे थे। वे चारों व्यक्ति चोर थे। वे चारों किसी के घर में चोरी करने का प्लान बना रहे थे। विक्रमादित्य को समझने में देर नहीं लगी कि वे चारों आदमी कौन हैं और यहाँ एकांत में बैठकर क्या कर रहे हैं। वे चुपचाप जाकर उनके सामने खड़े हो गए। यह देख चोरों के सरदार ने उनसे पूछा, कौन हो तुम और इस अंधेरी रात में अकेले क्यों घूम रहे हो? विक्रमादित्य बोले, भाई, जो तुम लोग हो मैं भी वही हूँ, जो तुम सब करना चाहते हो वही मैं भी करना चाहता हूँ। यह सुनकर चोरों का सरदार विक्रमादित्य की बात का मतलब समझ गया। उसने भी उसे अपनी ही तरह चोर समझा। तब उसने कहा, मैं अपने दल में शामिल कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम यह बताओ कि तुम में कौन सा गुण है। विक्रमादित्य बोले, पहले तुम चारों बताओ कि तुम में कौन से गुण हैं, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने गुण बताऊंगा। चोरों का सरदार बोला, ठीक है, पहले मैं ही अपना गुण बता देता हूँ। मैं शगुन निकालने में बड़ा चतुर हूँ। मेरे द्वारा निकाले गए शगुन के अनुसार कार्य करने से अवश्य कार्य पूरा होता है। दूसरा चोर बोला, मैं जानवरों और चिड़ियों की बोलियां निकालने में माहिर हूँ और उनका मतलब अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तीसरा बोला, मैं किसी जगह घुस सकता हूँ, न तो मुझे कोई देख सकता है न पकड़ सकता है। चौथे चोर ने कहा, मुझे चाहे कितनी ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन उस सजा का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। चारों चोरों के गुणों की बात सुनकर विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने गुण बताता हूँ। मैं ऐसे स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ जहाँ धन गड़ा रहता है। यह सुनकर चोरों का सरदार खुशी से उछल पड़ा। वह प्रसन्न होकर बोला, भाई, तब तो तुम बड़े काम के आदमी हो। चलो हमारे साथ और हमें वह स्थान बताओ जहाँ धन गड़ा हुआ है। विक्रमादित्य बोले, ठीक है, चलो मेरे साथ। यह कहकर विक्रमादित्य चोरों को अपने साथ ले गए। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि एक चिड़िया बोल पड़ी, चाकू चूं चाकू चूं। चिड़िया की बोली सुनकर दूसरा चोर, जो पशु पक्षियों की बोलियों का मतलब समझता था, बोला, यह चिड़िया हमें सावधान कर रही है कि आगे जाना ठीक नहीं है। लेकिन सरदार ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, तुम व्यर्थ ही शक कर रहे हो सकता है तुमसे चिड़िया की बात सुनने में कोई भूल हो गई हो। फिर उसने विक्रमादित्य से कहा, तुम इसकी बातों का विश्वास मत करो, आगे बढ़ो और हमें उस स्थान पर ले चलो जहाँ धन गड़ा हुआ है। विक्रमादित्य उन्हें एक राजकीय उद्यान में ले गए। उन्होंने एक जगह को दिखाकर कहा, इस जगह की खुदाई करो, इसके नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा पड़ा है। विक्रमादित्य की बात सुनकर चोर उस जगह की खुदाई करने लगा।
कुछ देर खुदाई करने के बाद जब वहाँ की मिट्टी हटाई गई तो वहाँ सचमुच अशर्फियों से भरे मटके गड़े हुए थे। यह देखकर चोरों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे मटकों में से अशर्फियाँ निकाल निकाल कर अपने अपने थैलों में भरने लगे। जब उनके पास अशर्फियाँ भरने के लिए कोई थैला बाकी नहीं रहा तो वे मटकों को वहीं खुले छोड़कर आगे चल पड़े। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर चोरों के सरदार ने कहा, भाई, अब हम इन अशर्फियों को 5 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। यह कहते कहते उसका ध्यान 5वें चोर पर गया। वह वहाँ नहीं था। यह देख उसने अपने साथियों से कहा, हमारा 5वां साथी कहाँ गया? वह तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था। तभी उन्हें दूर से एक गधे की चित्कार सुनाई दी। यह सुनकर दूसरा चोर, जो पशु पक्षियों की बोली जानता था, वह बोला, भाई, गधा साफ साफ कह रहा है, खतरा है। फिर चोर वहाँ रुके नहीं और जल्दी ही अपने ठिकाने पर पहुँच गए। सुबह होते ही चारों ओर यह खबर फैल गई कि राजा के उद्यान में चोरी हो गई है। चोर वहाँ गड़े खजाने को निकाल कर ले गए हैं। यह खबर सुनकर नगर का कोतवाल अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। उसने देखा तो सचमुच मटके खुले पड़े हुए थे। मटकों के भीतर से अशर्फियाँ निकाल ली गई थी। नगर कोतवाल ने सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाहियों, जाओ और चोरों को ढूंढ कर लाओ। सिपाही नगर के चारों ओर फैल गए और चोरों की तलाश करने लगे। काफ़ी दौड़ धूप के बाद आखिरकार चोर पकड़े गए। सिपाही चोरों को पकड़कर कोतवाल के पास ले आए। कोतवाल उन्हें राजदरबार में विक्रमादित्य के पास ले गया। चोरों ने जब विक्रमादित्य को देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिस आदमी ने उन्हें उद्यान के धन का पता बताया था, उसकी सूरत विक्रमादित्य से बिल्कुल हूबहू मिलती थी। उन्हें इस प्रकार आश्चर्यचकित देख विक्रमादित्य ने क्रोधित होकर कहा, तुमने उद्यान में चोरी क्यों की? तुम्हारी भलाई इसी में है कि चोरी का सारा माल लौटा दो। चोरों का सरदार बोला, महाराज, गुस्ताखी माफ़ करना, हम चोरी का सारा सामान लौटा देंगे, लेकिन यदि आप आज्ञा दें तो एक बात पूछूं? यह सुनकर विक्रमादित्य बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? चोरों का सरदार हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, जब हम चोरी करने के लिए निकले तो हम रास्ते में एक आदमी से मिले। उसने हमसे कहा वह छुपे हुए धन का स्थान बताने में माहिर है। वही आदमी हमें आपके उद्यान में ले गया और उसी ने हमें वह जगह बताई जहाँ खजाना गड़ा हुआ था। लेकिन जब हम अशर्फियाँ चोरी करके आपस में बांटने लगे तो न जाने वह आदमी कहाँ गायब हो गया। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा चोर नहीं देखा जो चोरी करने में मदद तो करे, लेकिन जब माल में हिस्सा बांटने का समय आए तो गायब हो जाए। महाराज, गुस्ताखी माफ़ करना, उस आदमी की सूरत आपसे मिलती है। यह सुनकर विक्रमादित्य हंसते हुए बोले, तुम ठीक कहते हो, वह आदमी मैं ही था। मैंने ही तुम चारों के गुण सुनकर अपना गुण बताया था कि मैं ज़मीन के भीतर गड़े हुए खजाने का पता बता सकता हूँ। यह कहकर वे मन ही मन सोचने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने पुनः कहा, तुम चोरी क्यों करते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चोरी करना पाप है? चोरों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, जानते हैं महाराज, लेकिन फिर भी चोरी करनी पड़ती है। यदि चोरी नहीं करेंगे तो फिर भरण पोषण किस प्रकार होगा? परिवार का जीवन किस तरह से चलेगा? विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें दंड देता हूँ कि तुम सब चोरी करना छोड़ दो और जितनी अशर्फियाँ तुम चोरी करके ले गए हो उन्हें अपने पास रखो। मैं अपनी तरफ से तुम्हें 1-1 लाख अशर्फियाँ देता हूँ
और तुम्हें उस उद्यान में काम भी देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज से तुम चोरी करना छोड़ दोगे। विक्रमादित्य की दया और दानशीलता देखकर चारों चोर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद वे कभी चोरी नहीं करेंगे। कथा सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, क्या तुम में ऐसी दया और दानशीलता है? यदि है तो तुम इस सिंहासन पर निसंकोच बैठ सकते हो। यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। पुतली के प्रश्न का राजा भोज के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वह सिंहासन पर बिना बैठे ही वापस अपने महल में लौट आए। तो यह थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी, जो 14वीं पुतली प्रबोधवती ने राजा भोज को सुनाई। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।